Hi guys, hoping that you all are doing fine. So हम CMA फाउंडेशन की सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कर रहे थे। एक लेक्चर इसका ऑलरेडी हो चुका है, आज हम इसका सेकंड लेक्चर जो है वो कैरी कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है इसमें अपने को पढ़ना है कि कंडीशन एंड वारंटीज में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे होता क्या है और इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, ओके। होपिंग दैट यू आर गेटिंग माय पॉइंट। कंडीशन का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए हमने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और अगर हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि हम कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ सकते हैं और उसके साथ क्लेम भी डैमेज कर सकते हैं, तो वो कंडीशन में आएगा। लेकिन अगर मेरे पास केवल यही ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं केवल और केवल डैमेज क्लेम कर सकता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकता, तो वो मेरा कहलाया जाएगा वारंटी। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन के अंदर क्या ऑप्शन अवेलेबल है, हम कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, डैमेज भी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन वारंटी में केवल और केवल हम क्लेम डैमेज कर सकते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन। एक बार रीड कर लेते हैं। अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन essential to the main purpose of the contract। ओके, स्टिपुलेशन एक मेन मतलब ये मेन होता है कॉन्ट्रैक्ट में। ब्रीच ऑफ विच, अगर किसी भी पार्टी ने क्या कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कंडीशन को पूरा नहीं किया, तो वी हैव अ राइट टू रिपिडेट द कॉन्ट्रैक्ट। रिपिडेट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट को अलग करना या तोड़ना। एंड क्लेम डैमेजेस, हम क्लेम भी कर सकते हैं डैमेजेस को। वारंटी ऑफ वारंटी इज द स्टिपुलेशन कोलेटरल टू द मेन पर्पस, यानी ये हेल्पफुल एक्टिविटी होती है लेकिन मेन एक्टिविटी नहीं होती है। टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, the breach of which gives a right to claim for damages but not a right to repudiate the contract or reject the goods and treat the contract as repudiated। okay, तो कंडीशन में हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होता है, अगर किसी ने जो ब्रीच किया है किसी भी कंडीशन की, तो हम कॉन्ट्रैक्ट को भी तोड़ सकते हैं और जिसने ब्रीच किया है उससे हम डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन वारंटी में हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकते, भले ही उसने गलत काम किया है, लेकिन वी कैन क्लेम द डैमेजेस ओनली। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी? इसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ये इसेंशियल होता है, लेकिन ये क्या होता है, केवल कोलेटरल होता है, यानी हेल्पफुल होता है। एग्रीव्ड पार्टी, यानी जिसको जिसको प्रॉब्लम हुई है, एग्रीव्ड पार्टी कैन रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट और क्लेम डैमेजेस और बोथ इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन। अगर आपने कोई कंडीशन तोड़ी है तो उस केस में एग्रीव्ड पार्टी के पास ऑप्शन है कि या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है और क्लेम भी डैमेज कर सकता है। लेकिन वारंटी के केस में एग्रीड पार्टी के पास केवल एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, वो क्या कर सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट नहीं कर सकता। A breach of condition may be treated as breach of warranty। ओके, हम कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर सकते हैं, यानी अगर मान लीजिए ब्रीच ऑफ कंडीशन के ऑप्शन अवेलेबल होता है कि कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ भी सकते हैं, डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए मैं कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं रहा, बस केवल डैमेजेस क्लेम कर रहा हूं, तो यहाँ पर मैंने कंडीशन को क्या ट्रीट कर लिया, एज अ वारंटी ट्रीट कर लिया। लेकिन वारंटी में तो मेरे पास ऑप्शन ही केवल एक चीज का अवेलेबल है कि मैं डैमेजेस क्लेम कर सकता हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना या नहीं करना ये तो मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो तीन डिफरेंस है। कंडीशन जो होती है मेन एक्टिविटी होती है, लेकिन जो वारंटी होती है वो कोलेटरल होती है। कंडीशन में दूसरा डिफरेंस क्या है, कंडीशन में मैं एग्रीमेंट भी तोड़ सकता हूँ, यानी कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ सकता हूँ और डैमेजेस भी क्लेम कर सकता हूँ। वारंटी में मैं केवल और केवल डैमेजेस क्लेम कर सकता हूँ। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को मैं ब्रीच ऑफ कंडीशन को मैं ब्रीच ऑफ वारंटी भी मान सकता हूँ, लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी को मैं ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं मान सकता। अब हम पढ़ते हैं कि वो क्या कंडीशंस हैं जब हम ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकते हैं। वो केसेस पढ़ लेते हैं अब हम। चार केसेस हैं। Case 1, when buyer altogether waives the performance of the condition, example affecting accepting defective goods। गुड्स डिफेक्टिव थे, आपके पास ऑप्शन था आप कॉन्ट्रैक्ट को भी तोड़ सकते हो और क्लेम डैमेज कर सकते हो, लेकिन आपने कहा कि चल कोई नहीं, मैं जो है वो एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ डिफेक्टिव गुड्स को, बस मुझे डैमेजेस क्लेम कर दे। तो क्या किया उसने, कंडीशन को एज अ वारंटी ट्रीट कर लिया। बाद में वो मतलब इसको इग्नोर नहीं कर सकता। अगर उसने एक बार कंडीशन को वारंटी कर लिया, यानी डिफेक्टिव गुड्स उसको पता था, उसके पास ये ऑप्शन भी था, तो चाहता तो गुड्स को रिजेक्ट कर देता और डैमेजेस क्लेम कर देता और कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता। लेकिन उसने क्या कर लिया, गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पर उसने कंडीशन को वारंटी मान लिया, तो यहाँ पर केवल और केवल उसको डैमेजेस क्लेम करने का ऑप्शन है, वो कॉन्ट्रैक्ट को अब आगे तोड़ नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन, where buyer elect or treat the breach of condition as one of warranty। बिल्कुल सेम केस है। अगर मान लीजिए बायर के पास ऑप्शन था कि डिफेक्टिव गुड्स है, उसने कंडीशन को फिर भी वारंटी मान ली, यानी गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पर कंडीशन को वारंटी मान ली, वो बाद में गुड्स को यानी कॉन्ट्रैक्ट को जो है टर्मिनेट या रिजेक्ट नहीं कर सकता। उसको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना पड़ेगा, बस डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ही मे ओनली क्लेम डैमेजेस इंस्टेड ऑफ रिपुडिएटेड द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकता, बस केवल और केवल डैमेजेस को क्लेम कर सकता है वो यहाँ पर।
थर्ड कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सीवरेबल, यानी कॉन्ट्रैक्ट को हम अलग अलग नहीं कर सकते। द बायर हैज एक्सेप्टेड आइदर द होल गुड्स और एनी पार्ट देयरऑफ, यानी उसने क्या डिफेक्टिव गुड्स थे उसने या तो थोड़े से एक्सेप्ट कर लिए या पूरे के पूरे एक्सेप्ट कर लिए, तो माना जाएगा कि बायर ने कंडीशन को क्या कर लिया, कंडीशन को एज अ वारंटी मान लिया। अगर मान लीजिए अगर लॉ में ही ये लिखा हुआ है कि कंडीशन को यहाँ इस केस में वारंटी मानना पड़ेगा, तब भी हमें कंडीशन को वारंटी ही मानना पड़ेगा। वेयर फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशन और वारंटी इज एग्जीक्यूटेड बाय लॉ, लॉ ने स्पेसिफिकली लिख दिया बाय रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी और अदरवाइज, या तो कोई और रीजन हो या वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल था, इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाया, तो उस केस पे हम कंडीशन को वारंटी मान लेंगे। फोर कंडीशन है कि गुड्स डिफेक्टिव थे, लेकिन बायर ने क्या किया, कंडीशन को एज अ वारंटी मान लिया। किस कंडीशन में, उसने डिफेक्टिव गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी कंडीशन भी सेम यही थी। तीसरी में थी कि कॉन्ट्रैक्ट को नॉन सीवरेबल था, कॉन्ट्रैक्ट जो उसको हम अलग नहीं कर सकते, या तो उसने भूल कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया डिफेक्टिव गुड्स को, या पार्ट को एक्सेप्ट कर लिया, तो माना जाएगा कि कंडीशन को हम यहाँ पे वारंटी माने जाएंगे। और अगर लॉ ने बोल दिया ताकि उस काम को करना ही इम्पॉसिबल था, या लॉ ने कोई और रीजन दिया है और बोल दिया कि इसको कंडीशन को वारंटी माने, तो भी हम कंडीशन को वारंटी मान सकते हैं। एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी, मतलब जो एक्सप्रेस मतलब रिटर्न में लिखे हुए हैं एक्सप्रेसली, तो उनका तो कोई दिक्कत नहीं है। जो कंडीशन जो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करते समय हमने एक्सप्रेसली लिख दिए थे, इन इन केसेस को हम कंडीशन मानेंगे और इन इन केसेस को हम वारंटी मानेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्हाट अबाउट इम्प्लाइड, जिनके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, कुछ वैसे ही इम्प्लाइड कंडीशन है और कुछ वैसे ही इम्प्लाइड वारंटीज है, उनको हम एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है कंडीशन एज टू टाइटल। कंडीशन एज टू टाइटल का मतलब होता है ऑनरशिप। समझते हैं हम। इन केस ऑफ सेल, सेलर हैज राइट टू सेल द गुड्स। ओके, जब भी अगर कोई जो सेलर है सामान बेच रहा है तो उसके पास ऑनरशिप होनी चाहिए। ऐसे नहीं किसी और के बिहाफ पर उसने गुड्स अपने पास रखे हैं और आगे फर्दर सेल कर दिए, उसको सामान को रखने का अधिकार था लेकिन सेल करने का अधिकार नहीं था। इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, ही विल हैव राइट द सेल गुड्स एट द टाइम व्हेन प्रॉपर्टी इज टू पास। ओके, जब प्रॉपर्टी को पास करना है तो उसके पास ऑनरशिप होनी चाहिए गुड्स की। गुड्स उसके पास है, उससे फिजिकल पोजीशन है गुड्स का, उससे मतलब नहीं है, ऑनरशिप उसके पास होनी चाहिए। इफ द सेलर टाइटल टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव, buyer must return the goods to the true owner and recover the price from the seller। एग्जांपल से समझते हैं। ए ने अपने गुड्स दे दिए बी को कि मेरे गुड्स से कुछ समय के लिए अपने पास रख लिए। बी ने क्या किया, इसका फायदा किया और सी को भेज दिया। बाद में ए जो है सी के पास आता है गुड्स को मांगने के लिए। इस केस में सी को क्या करना चाहिए, ए को जो गुड्स का ट्रू ऑनर है उसको वापस दे देने चाहिए और बी से सारे के सारे जो भी डैमेजेस में वो क्लेम करने चाहिए, क्योंकि बी जो था उसके पास ट्रू ऑनरशिप नहीं थी। भले ही गुड्स के पास थे, गुड्स उसके पास है कि ट्रू ऑनरशिप ए की थी, तो सी को गुड्स क्या करने पड़ेंगे, ए को वापस करने पड़ेंगे और बी से डैमेजेस क्लेम करना पड़ेगा। मान लीजिए ए, हम एग्जांपल ले लेते हैं। C purchased a car from B. After 6 months, the true owner of car demanded it from, you can say that C. C had it to return. Okay, C को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा to true owner and C is entitled to recover the full price from B. Okay, B से रिकवर करना पड़ेगा। मान लीजिए B, A ने अपनी गाड़ी कुछ समय के लिए B के पास रखी पार्किंग के लिए, B ने क्या किया, C को बेच दिया है। बाद में A आता है C से मांगने के लिए, तो C को उसको देना पड़ेगा और B से रिकवर करना पड़ेगा। ओके, लेकिन मान लीजिए अगर मान लीजिए चोर बाजार से अगर कोई सामान खरीदता है, तो फिर वो केस होगा नहीं, एक लीगल एक लेजिटिमेट केस होना चाहिए। ठीक है, ये नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है सेल बाय डिस्क्रिप्शन। ओके, इन दिस केस से देयर इज इम्प्लाइड कंडीशन दैट गुड्स करस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। ओके, जैसा भी मान लीजिए दुकान में लिखा हुआ है कि भाई ये डिस्क्रिप्शन है, लिखा होता है ना, तो उस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग मैच होना चाहिए गुड्स। अगर मैच नहीं होता तो जो सेलर होगा उसको डैमेजेस देने पड़ेंगे और कॉन्ट्रैक्ट को भी तोड़ा जा सकता है। मान लीजिए एक्स बॉट रीपिनिंग मशीन, मतलब कि फसल काटने वाली मशीन खरीदी फ्रॉम वाई, हु डिस्क्राइब इट टू बी 1 ईयर ओल्ड, उसने कहा कि 1 साल ही पुरानी है, खरीद लीजिए आप। एंड यूज देम टू कट 50-60 एकड़, बट एक्स फाउंड द मशीन इज एक्सट्रीमली ओल्ड, मतलब 10-15 साल पुरानी थी। एक्स वाज एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द मशीन, एक्स क्या है, रिजेक्ट कर देगा मशीन को और डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ओके, नोट, if the goods does not correspond with the description but they
आर स्टिल फिट फॉर बायर पर्पस इवन देन द बायर मे रिजेक्ट द गुड्स। मान लीजिए ये मशीन भले ही पुरानी थी और एक्स जो है वो उसको एक्स जो है वो यूज कर सकता था, फिर भी उसके पास राइट है, भले ही वो यूज कर सकता है उसको, लेकिन बातें झूठी थी तो वो उसको रिजेक्ट कर सकता है गुड्स को। लेकिन अगर मान लीजिए एक्स जो है उसको पता है कि भाई ये मशीन काटने की जो फसल काटने की जो मशीन है बहुत पुरानी है, उसके बावजूद भी वो गुड्स को रिजेक्ट नहीं करता बल्कि उसको यूज कर लेता है, तो बाद में उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता वो। सेल बाय सैंपल, आपने मान लीजिए एक सैंपल यूज करने के लिए दे दिया। मान लीजिए कोई दुकानदार चावल खरीदने आया, उसको 50 किलो का चावल का कट्टा खरीदना था, तो दुकानदार क्या थोड़ा सा सैंपल दिखा देता है, तो जैसा उसने सिंपल दिखाया है वैसा ही पूरा कट्टा होना चाहिए। अगर पूरा कट्टा वैसा नहीं हुआ तो जो बायर है वो चावल को वापस कर सकता है और उसे डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। तो इसको हम बोलते हैं सेल बाय सैंपल। जैसा हमें सैंपल में दिखाया गया था पूरा का पूरा बल्क जो होगा, जो सामान होगा वो वैसा ही वैसा होना चाहिए। बल्क का मतलब जो हम बहुत सामान बड़ी क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं। बल्क शैल करस्पॉन्ड विद द सेल इन क्वालिटी, ओके, क्वालिटी में भी अच्छा होना चाहिए। बायर शैल हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क विद द सैंपल, ओके, वो उसको दोनों को कंपैरिजन करेगा, जो उसने सैंपल में दिखाया एक्चुअल में जो हम बल्क में सामान खरीद रहे हैं 50 किलो का चावल का कट्टा, वो वैसा है कि नहीं है। The goods should be free from any defect, rendering them unmerchantable, which would not be apparent on reasonable examination of the sample. Okay, वो डिफेक्ट नहीं होना चाहिए उस गुड्स में। एग्जांपल समझते हैं इसको हम। X bought from Y certain quantity of worsted coating equal to sample. Okay, उसने जो सैंपल दिखाया था उसके अकॉर्डिंगली था। The coating was equal to sample. Sample की coating तो था, लेकिन but due to a latent defect, the cloth was found to be unfit for making coat. Okay, जो cloth था वो unfit था coat बनाने की। The buyer was entitled to reject the goods because the defect was not apparent on reasonable examination. But वो सामान को जो मेन सामान उसको बनाना था उस कपड़े से वो ही नहीं बना पाएगा, वो भी रिजेक्ट कर सकता है और डैमेजेस क्लेम कर सकता है। कंडीशन बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, ओके, जैसा सैंपल दिखाया गया है और जैसा डिस्क्रिप्शन में लिखा है वैसा ही होना चाहिए, नहीं होगा तो बायर जो है रिजेक्ट कर सकता है और क्लेम कर सकता है डैमेजेस को। सो बल्क मस्ट करस्पॉन्ड विद सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। चलिए हम देखते हैं कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। No implied condition as to quality or fitness of the goods sold for any particular purpose. Condition as to reasonable fitness of goods for a particular purpose is entitled, यानी उसकी क्वालिटी और फिटनेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर नहीं हुआ एज अ नॉर्मल पीपल जो है, अगर नॉर्मल पीपल जो यूज करते हैं उनकी क्वालिटी के और फिटनेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बायर जो है सामान को रिजेक्ट कर सकता है और डैमेजेस कर क्लेम कर सकता है। रिलाइड अपॉन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर ऑफ द बायर, ओके, अगर मान लीजिए हमने अपनी बात जो थी, हमें किस तरीके का गुड्स या प्रोडक्ट चाहिए था, वो गुड्स और प्रोडक्ट हमने किसको बता दिया, सेलर को बता दिया कि अब मुझे इस तरीके का गुड्स चाहिए, तो अब सेलर को उसी तरीके का गुड्स देना चाहिए। पता चले कि वो बायर जो है डिपेंड करता है सेलर पे और सेलर जानबूझकर उसको गलत सामान दे दे, तो सेलर को ऐसा नहीं करना चाहिए। सेलर हैज ऑर्डिनरी डीलिंग इन दोस गुड्स, ओके, और सेलर बिल्कुल उस गुड्स में डील करता है। एग्जांपल पढ़ते हैं। एक्स परचेज अ हॉट वाटर बोतल फ्रॉम वाई, यानी पानी गर्म करने की बोतल जो थी वो खरीदी वाई से। अ केमिस्ट, तो केमिस्ट था भाई, तो भाई को पूरी नॉलेज होगी भाई कौन सी बोतल किस काम आती है। एक्स आस्क्ड इफ इट वुड स्टैंड बॉइलिंग वाटर, यानी एक्स ने कहा कि मुझे वही बोतल दी ना जिसमें मैं अपना जो है गर्म पानी रख सकूं। द केमिस्ट टोल्ड हिम दैट द बोतल वाज मेड टू होल्ड कोल्ड वाटर। सेलर ने बोला कि यस, जो मैं बोतल आपको दे रहा हूँ ये गर्म पानी की ही है, गर्म पानी रखने की ही बोतल है। The bottle burst when the hot water was poured into it and injured his wife. जो एक्स था बोतल खरीद कर घर पर लाया, उसने गर्म पानी रखा तो उसकी वाइफ ने माना गर्म पानी उसने रखा तो बोतल जो फट गई थी क्योंकि वो उसके लिए बनी ही नहीं थी, जो कर बोतल दी उसने। तो यस, chemist is liable to refund the price and pay damages because bottle was unfit for which it was purchased, okay। जो सेलर था उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ओके। कितना डैमेजेस, भले डैमेजेस जितने उसकी वाइफ को जो इंजरी होगी उसका क्या होगा। Manish bought a refrigerator without asking the dealer whether it is fit for making ice. Refrigerator failed to make ice. The dealer is liable to refund the price because refrigerator was unfit for the purpose for which it was made for and the buyer was not required to disclose the particular purpose. आप रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज खरीदने जा रहे हो, आपको बताना पड़ेगा क्या कि ठंडा करता है कि नहीं करता या बर्फ बनाता है कि नहीं बनाता। ऑब्वियसली यार, फ्रिज ले रहे हैं तो वो बर्फ भी बनाएगा और ठंडा पानी भी करेगा। भले ही बायर ने नहीं बताया, बायर ने खरीद लिया, मनीष ने रेफ्रिजरेटर खरीद घर लाया
वो जो है बर्फ जमा नहीं रहा था, तो इस केस में वो सेलर को फ्रिज वापस कर देगा और डैमेजेस क्लेम करेगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। एक्स बॉट फॉल्स टीथ, उसने मान लीजिए एक्स नाम के व्यक्ति ने एक क्या खरीदा, जो नकली दांत होते उसकी मशीन खरीदा, लेकिन जो घर लेकर आया तो वो उसके फिट के लिए नहीं था, तो उस केस में भी वो रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये बोला जाता है इन फॉलोइंग केस दिस कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल। मान लीजिए अगर कोई सामान, मान लीजिए नॉर्मली सभी जो लोग हैं उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन एक स्पेशल बंदे उसको उसके लिए यूज के लिए नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा गाइस, माना जाएगा कि भाई वो रिजेक्ट नहीं कर सकता। देखना कैसे, कैटरीना बॉट ट्वीटेड कोट एंड फाउंड अनफिट फॉर द एबनॉर्मली सेंसिटिव स्किन। मान लीजिए वो एबनॉर्मली उसकी जो स्किन थी वो एक अलग तरीके की थी, तो उसको वो सेलर को बताना चाहिए था, उसने वो नहीं बताया, और फिर भी अगर उसने मान लीजिए वो गुड्स खरीद लिया और बोल रही मेरे लिए अनफिट है, तो ऐसा नहीं माना जाएगा। बाकी कोई भी अगर नॉर्मल पर्सन अगर उस कोट को पहनता है तो वो उसके लिए फिट था। द सेलर वाज नॉट लायबल बिकॉज द क्लॉथ वाज फिट फॉर एनीवन विद अ नॉर्मल स्किन, जिसकी नॉर्मल स्किन थी उसके लिए एप्लीकेबल था। She did not inform the seller about her abnormally sensitive skin, तो इस केस में सेलर लायबल नहीं होगा। राकेश asked a chemist to supply Bonvita as a health drink. He found no improvement in his health. He is not entitled to claim any compensation because there was no condition as to fitness because goods are purchased under patent. Okay, patent टेम के अंडर में आप जो है वो चीजें क्लेम नहीं कर सकते। Hoping that you are getting my point. अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चलिए 2 पॉइंट रह गए इम्प्लाइड कंडीशन के लिए। कंडीशन एज टू होलसमनेस, क्या मतलब है इसका नाम? होलसमनेस का मतलब कि हेल्दी होनी चाहिए वो प्रोडक्ट। आपने खाया, वो आपको स्वाद, आपकी आपकी हेल्थ को उसने खराब कर दिया, तो आपको डैमेजेस भी क्लेम करने पड़ेंगे, वहां सामान भी वापस करिए और डैमेजेस भी क्लेम करिए। इन केस ऑफ ईटेबल यानी जो खाने वाली चीजें होती हैं, प्रोविजन इन एडिशन टू मर्चेंटेबल क्वालिटी गुड्स शैल बी होलसमनेस। ओके, मर्चेंटेबल का मतलब होता है एक तो यूज करने की योग्य होनी चाहिए और ऊपर से वो स्वास्थ्यवर्धक भी होनी चाहिए। एक्स बॉट मिल्क फ्रॉम वाई डेयरी, द मिल्क कंटेन टाइफाइड जर्म्स। ओके, मिल्क पुराना था, उसमें टाइफाइड के जर्म्स थे, एक्स की वाइफ ने कंज्यूम किया और उसको क्या हो गया, वो डायड हो गई, तो इस केस में उसको डैमेजेस क्लेम करने पड़ेंगे और कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ेगा। ओके, ये केस था फोर्स वर्सेस एल्सबरी डेयरी कंपनी। ओके, आ सकता है एग्जाम में। अब है कंडीशन एज टू मर्चेंटेबल क्वालिटी। मर्चेंटेबल का मतलब यूज करने योग्य होनी चाहिए। Goods should be such that a man of ordinary prudence would accept them as goods. They should be free from any latent or hidden defect. Okay, ये जो hidden defect है उससे दूर होने चाहिए। Example: X bought from dealer a bottle of wine. While opening the cork in the normal manner, the bottle broke off and injured X hand. X was entitled to claim damage. Okay, आपने मान लीजिए कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली, उसका ढक्कन खोला तो उसको वजह से आपको डैमेज हो गए, तो नॉर्मली जब हम ढक्कन खोलते हैं तो किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है तो मान लीजिए वो यूज करने योग्य नहीं थी। एग्जाम्पल नंबर 2, एक्स बॉट सम कुकिंग कोल फ्रॉम वाई अ कोल डीलर, यानी जो खाना बनाने का तेल खरीदा वाई से। However, the coal contained the explosive. Okay, जब उसने खाना वाना बनाया तो वो क्या हो गया, भड़ाका बोल गया, तो वो कोल जो था यूज करने योग्य नहीं था, उससे उसको नुकसान हुआ, तो जितनी भी इंजरी हुई उसकी जो डैमेजेस हुए वो उससे क्लेम करेगा। एक्स कॉन्टेक्ट टू बाय वाई 1000 बैग्स ऑफ सीमेंट के बोरी खरीदे उसने, और जब वाई ने सामान बेचा तो उसने पाया कि कुछ जो बोरियां थी वो पत्थर बन चुकी थी, मतलब पानी उसमें गिर गया था, तो उस केस में एक्स जो है चाहे तो वो पूरा सामान रिजेक्ट कर सकता है, या चाहे तो जो ठीक है उनको रख ले, बाकी को रिजेक्ट करके क्लेम जो है डैमेजेस कर ले। तो ये था हमारा इम्प्लाइड कंडीशन। अब हम पढ़ते हैं इम्प्लाइड वारंटी। आइए अब हम पढ़ते हैं इम्प्लाइड वारंटी। warranty as to undisturbed possession, buyer shall have a enjoy quiet possession of goods। okay, कहने का मतलब ये है कि सिंपल सा जो भी सेलर है उसके पास क्या होना चाहिए, पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ओनरशिप भी उसके पास होनी चाहिए। वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंस। ओके, वही सिंपल सा एग्जांपल है, मैंने जो एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए ए ने अपना सामान बी को दिया, बी ने सामान संभाल के रखने के लिए दिया, बी ने उसको सी को भेज दिया, जबकि बी उसका ऑनर नहीं था। तो अगर ऐसा कोई केस होता है तो सी को अपने ट्रू ओनर को वो सामान देना पड़ेगा, और उसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, बी से डैमेजेस क्लेम करने पड़ेंगे। गुड शैल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज इन फेवर ऑफ अ थर्ड पार्टी नॉट डिक्लेयर टू बी known to buyer before or at the time of एक्स borrowed 500 from y
hypothesis रेडियो, X ने Y से रेडियो खरीदा. Later on, X sold his radio to Z, who bought it good faith, where Z can claim damages from X because this position is disturbed by Y having a charge. Hoping that you are getting my point. X जो था वो ट्रू ऑनर नहीं था, तो उसने मान लीजिए Z को बेच दिया, तो Z को जो है वो वापस करने पड़ेंगे, लेकिन डैमेज क्लेम कर लेगा X से. डिस्क्लोजर ऑफ डेंजर नेचर ऑफ गुड्स, अगर मान लीजिए कोई डेंजर नेचर का गुड्स है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. गुड्स आर डेंजरस एंड बायर इज इग्नोरेंट ऑफ डेंजर, बायर को कैसे पता चलेगा जब तक सेलर बताएगा नहीं. सेलर मस्ट वार्न द बायर ऑफ प्रोबेबल डेंजर. ओके. X purchased a tin of disinfected powder which required to be opened with special care. X ने एक मान लीजिए पाउडर खरीदा, उसको खोलने का स्पेशल तरीका था. Y ने वो बताया नहीं. X की वाइफ जो है इंजर्ड हो गई इस केस में. X wife injured while opening the tin as powder flew into her eyes. Held the seller was liable for the injury because of breach of warranty. वारंटी एज टू क्वालिटी ऑफ फिट और फिटनेस, सिंपल सा है कि वो खाने योग्य भी होना चाहिए और यूज करने योग्य भी होना चाहिए. नहीं हुआ तो आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे. अब एक लास्ट और इंपॉर्टेंट जो है कंसेप्ट वो अब हम देखेंगे. उस कंसेप्ट का नाम है कैविएट ऑफ एम्प्टर. कैविएट एम्प्टर एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है लेट द बायर बिवेयर. ओके. इसमें ये बोला जाता है कि सेलर को हर एक बात को बताने की जरूरत नहीं है. बायर भी समझदार है और पढ़ा लिखा है थोड़ी बहुत, उसको भी जानकारी होनी चाहिए. ठीक है. इसमें क्या बोला जाता है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बायर टू मेक प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ गुड्स. ओके. बायर को क्या करना चाहिए, खरीद सामान को खरीदने से पहले, दुकान में आने से पहले पूरी रिसर्च करनी चाहिए, फिर दुकान में आना चाहिए. इफ द गुड्स टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव ही कैन नॉट होल्ड द सेलर लायबल. अगर बाद में गुड्स डिफेक्टिव होता है तो वो सेलर को बार बार रिस्पॉन्सिबल नहीं करेगा कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो इस चीज के लिए. द सेलर इज इन नो वे रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड सिलेक्शन ऑफ द बायर. अगर मान लीजिए बायर बायर को खरीदना कुछ था, उसने खरीद कुछ लिया और बाद में सेलर को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कर रहा है, ऐसा वो नहीं कर सकता. इसीलिए बोला था कैविएट द एम्प्टर, यानी लेट द बायर बिवेयर. बायर को समझ, हम मान लीजिए मुझे लैपटॉप खरीदना है तो पहले तो मैं रिसर्च करूंगा ना उसके ऊपर. ठीक है ना. बाद में थोड़ी बोलो कि लैपटॉप आपने खराब दे दिया. आजकल ऐसा ही होता है कि बायर जो है वो रिसर्च करता है तब वो सेलर के पास आता है. The seller is in no way responsible for bad selection of the buyer. The seller is not bound to disclose the defect in the goods which he is selling. अब इसकी एक्सेप्शन भी आ गई है कि जिस केस में सेलर लायबल होगा. Where buyer make known to seller the particular purpose for which the goods are required so as to show that he relies on seller's skill and judgment. मान लीजिए बायर को कुछ नहीं पता, बायर एक अनजान आदमी है, उसने सेलर को बताया मुझे ये लैपटॉप खरीदना है, ये कॉन्फ़िगरेशन है, इस तरीके का मुझे चाहिए. अब वो सेलर की नॉलेज पर डिपेंड करता है, तो सेलर को उसको बढ़िया देना चाहिए. अगर सेलर उसको मतलब मूर्ख बनाएगा तो वहां पर सेलर लायबल होगा. गुड्स परचेज अंडर पेटेंट नेम और ब्रांड नेम अगर आपने खरीदा है तो नो इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल बी फिट फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस. ओके. अगर आप पेटेंट या ब्रांड नेम में खरीदते हो तो उस केस में जो ब्रांड हो गया पेटेंट होगा वो लायबल नहीं होगा. बट फिर भी उनको वो जो है बायर को मूर्ख नहीं बना सकते. और वैसे भी वो बनाते नहीं यार, इतना कंपटीशन मार्केट में, कोई भी अपना ब्रांड जो है वो आगे बढ़ाना चाहता है, अपना नुकसान नहीं करना चाहता. सेल बाय डिस्क्रिप्शन, जैसा आपने डिस्क्रिप्शन में लिखा है गुड्स वैसा ही होना चाहिए. उस केस में बायर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. वो ये सेल बाय सैंपल, अगर आपने जैसा सैंपल दिखाया वैसा ही आपका पूरा बाकी का सामान होना चाहिए. गुड्स बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, जो गुड्स है वो सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों से ही मैच करना चाहिए. गुड्स क्वालिटी और फिटनेस, ओके, वो कंज्यूम करने भी होना चाहिए योग्य, और वो क्वालिटी भी वैसी ही होनी चाहिए जैसी बताई गया है. फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन बाय सेलर, अगर मान लीजिए सेलर को मूर्ख बना रहा है, धोखा दे रहा है, फ्रॉड कर रहा है, तो उस केस में बायर लायबल नहीं होगा, सेलर लायबल होगा. एक एग्जांपल से समझते हैं कैविएट ऑफ एम्प्टर का. अ लेडी बाय सिंथेटिक पर्ल, ओके, नकली के जो ज्वेलरी होती है सिंथेटिक, वो ज्वेलरी उसने खरीद ली ये सोचकर कि वो बहुत ही मतलब वो हाई प्राइस के वो कम प्राइस में खरीद रही है. वो सोच रही है कि वो सेलर को मूर्ख बना रही है जबकि वो सिंथेटिक थे, और ये बात उसको पता भी थी. थिंकिंग दैट दे वर नेचुरल पर्ल्स, वो सोच रही थी कि ये नेचुरल है. द सेलर डज नॉट करेक्ट हिज मिस्टेक्स, सेलर ने वो मिस्टेक भी करेक्ट नहीं करी. सी हैज नो रेमेडी अगेंस्ट द सेलर, वो सेलर को क्या क्लेम नहीं कर सकती है. बट आजकल की क्या होता है, ऐसा होता नहीं. आजकल की कंपटीशन मार्केट में सेलर जो है ना वो मूर्ख नहीं बनाता. या तो इतनी कंपटीशन में अगर एक व्यक्ति को मूर्ख बना देगा तो वो सारी दुनिया में बखान करेगा और उस दुकानदार के पास कोई नहीं जाएगा. तो आजकल ऐसा पॉसिबल नहीं होता है. होपिंग दैट ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट को कंटिन्यू करेंगे. वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा. फाउंडेशन के किसी भी सब्जेक्ट में आपको अगर हेल्प की जरूरत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. श्योरली आई विल हेल्प यू. फॉर टुडे दैट्स ऑल अबाउट इन दिस वीडियो एंड बाय गाइस.